नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। राजनीति ही वो शय है कि जहां नतीजे आने के बाद भी जारी रहते हैं इम्तिहान। तो बीजेपी की बंपर जीत के बाद अब परीक्षा शुरू होगी। इम्तिहान का पहला सवाल जिसे हल करना सबसे मुश्किल है। विंध्य से राजेंद्र शुक्ला, महाकौशल से अजय विश्नोई, संजय पाठक क्या मंत्रिमंडल में जगह पा पाएंगे? पार्टी के भीतर से इस सवाल की बोहनी भी हो गई। कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट भी नहीं, लेकिन रीवा जिले के देवतालाब से बीजेपी विधायक गिरीश गौतम की मांग कि मंत्रिमंडल विस्तार में विंध्य को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। सिंधिया समर्थक 3 मंत्रियों की हार के बाद उन्हें सत्ता में एडजस्ट करना, और अगर सिंधिया उसके एवज में 3 नए नाम आगे बढ़ाते हैं तो उस पर पार्टी का रुख क्या होगा, ये सवाल भी अहम। हालांकि बीजेपी की शानदार जीत पर केवल एक नाम है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। बावजूद इसके पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने जिस तरह से पार्टी की शानदार जीत में सिंधिया की एंट्री कराई और ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रलयकारी बताया। सिंधिया भले आंधी बनकर ना आए हों, लेकिन उनकी ताकत दिखाने ऐसी हवाएं लाई जाती रहेंगी और सवाल इस शक्ल में भी आते रहेंगे। फिर कठिन परीक्षा तो उनकी भी है जो सत्ता के सिंहासन की सवारी लिए स्वयंभू कतार बने बैठे हैं, और शिवराज के भरोसे पर हुई इस बंपर जीत ने जिनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। अब उस तरफ यानी कांग्रेस में आइए। यहां तो करारी हार के बाद सिर्फ सवाल ही सवाल बाकी हैं। जवाब अभी तक तो कुछ दिखता नहीं है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अब अगले 3 साल भी कमलनाथ के नेतृत्व में ही रहेगी या बदलाव की कोई बयार बहेगी? माफ कीजिए, पीसीसी अध्यक्ष का पद छोड़ेंगे कमलनाथ या नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी? यह स्थिति जस की तस ही बनी रहेगी। क्या कमलनाथ की हार के मायने ये कि अब कांग्रेस में पीढ़ी परिवर्तन का समय आ गया है? सवाल यह है कि जीत हार का सार समझ लेने के बाद अब आगे क्या होगी एमपी की सियासी तस्वीर? तो बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। बीजेपी की इस बंपर जीत के बाद मंत्रिमंडल विस्तार का सवाल बेशक मीडिया का था, लेकिन ख्वाहिश मंत्री बनने की कतार में खड़े तमाम कद्दावर बीजेपी नेताओं की, जो विधायक गिरीश गौतम की इस मांग की शक्ल में सामने आ गई। 15 में से 14 आई, तो 14 सीटों में स्वाभाविक है दावेदारी बनती है, और ऐसा लगता है उस क्षेत्र की जनता को भी लगता है कि उनको सरकार में भागीदारी मिले। सवाल ये भी होगा कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया 8 महीने पहले वाले पावर में दिखाई देंगे? इस जीत के शिल्पकार शिवराज हैं, लेकिन पूर्व सीएम उमा भारती बराबर का क्रेडिट ज्योतिरादित्य सिंधिया को देती हैं। ज्योतिरादित्य प्रलयंकर थे, वो प्रलय ले आए। पहले हमारा सुपड़ा साफ किया, फिर कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया और हमें विजय दिला दी। मतलब वो विजय दिलाने के एक विजय के प्रतीक हो गए हैं। सिंधिया के खास समर्थक मंत्री कहे जाने वाले मंत्री प्रभुराम चौधरी उन नेताओं में गिने जाते हैं जिनके भाषण और बयान का पहला शब्द माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया से शुरू होता रहा है। लेकिन अब उन्हें मिली जीत के शिल्पकार भी दूसरे हैं और धरातल भी बदल चुका, लिहाजा प्रभुराम चौधरी भी बीजेपी की भाषा में संवाद करना सीख गए हैं। चुनाव में हार गए, उनको पार्टी कहीं एडजस्ट कर सकती है? नहीं, पार्टी अपना देखती है, वो पार्टी अपने हिसाब से काम करती है। जो भी पार्टी निर्णय लेगी वो आपको सामने आ जाएगा। बाकी बीजेपी के हाजिरी रजिस्टर में अपना नाम साथ लिखवाने वाले प्रद्युम्न सिंह तोमर से लेकर इमरती देवी तक हार जीत ने क्या कोई लकीर खींच दी है? इमरती देवी का दम देखिए कि हार के बाद भी मंत्री का रुतबा कायम रहेगा, और प्रद्युम्न सिंह तोमर की ढाल कि ग्वालियर में जिन सीटों पर हार हुई वो निजी थी। तो मैंने ये कहा वहाँ कुछ व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, तो आज भी मंत्री हूँ और कल भी मंत्री रहूंगी और मंत्री हूँ। इस समय सारी चुनौतियां और सवाल कांग्रेस के सामने हैं। सत्ता में आकर सत्ता खो देने और फिर वापसी नहीं कर पाने का मलाल भर नहीं, ये हार शर्मनाक है। क्या ये हार कमलनाथ की जिद का नतीजा है? क्या कांग्रेस बदलाव के लिए तैयार है? जवाब ना में मिलता है। युवा नेतृत्व की अब जरूरत महसूस होती है क्या पार्टी? मैं मानता हूं कमलनाथ जी और कमलनाथ जी। कांग्रेस के सामने सवाल बनकर खड़ा है वो कार्यकर्ता जिसने 2018 में पार्टी की झोली में जीत डाली और नेताओं के अहम में जो हाथ से निकल गई। बीजेपी के सामने सवाल उस कार्यकर्ता का जिसने अपनी राजनीति दांव पर लगाई है।
3 साल में कांग्रेस को बीजेपी की तरह के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की ये फौज तैयार करनी है। बीजेपी को संभाल करनी कि 3 साल बाद होने वाले चुनाव से पहले बीजेपी का कांग्रेसीकरण ना हो जाए। अगले 3 साल में क्या होगी एमपी की सियासी तस्वीर, जवाब तो देना होगा। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव, ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो रस्मन सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं रजनीश अग्रवाल, बीजेपी के ऊर्जावान प्रवक्ता है। रजनीश जी का बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान है अजय सिंह यादव, ये कांग्रेस के युवा प्रवक्ता है। अजय जी का भी बहुत स्वागत है। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है दिनेश गुप्ता। दिनेश जी का भी बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं रजनीश जी से। रजनीश जी, अभी मतलब बारात जो है वो वापस पहुंची नहीं दरवाजे पर वापस दुल्हन लेके, और बहुत सारे लोग दहेज में हिस्सेदारी की मांग करने लगे। भाई वो तो कह रहे हैं कि बिंद से भी मंत्री होना चाहिए, यहाँ से भी मंत्री होना चाहिए। बड़ी चुनौती तो नहीं है कहीं ये? नहीं, ये कोई बड़ी चुनौती नहीं है। आपको पता होगा कि सरकार जब बनी थी तब भी ऐसे कई सवाल उठे थे। जब चुनाव आए, चुनाव के पहले भी कई सवाल उठे, चुनाव बीत गए, चुनाव के परिणाम आने के पहले भी कई सवाल उठे। हर सवाल का समाधान कितनी सहजता से शिवराज जी कर देते हैं, आपको पता है, सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अद्भुत पार्टी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी और संगठन महामंत्री आदरणीय सुभाष भगत जी कल परिणाम आए और आज प्रशिक्षण को लेकर बैठक कर ली। 25 नवंबर से मंडल स्तर तक के सभी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण, 2 दिवसीय शिविर लगा के प्रशिक्षण। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, विचारधारा, कार्य पद्धति, तमाम प्रकार का मीडिया, सोशल मीडिया, जो भी आयाम राजनीति के होते हैं उन सब के बारे में भाजपा की क्या सोच समझ है उसके बारे में प्रशिक्षण। तो भारतीय जनता पार्टी तो ये है, मतलब जो मंत्री पद मांगेगा वो प्रशिक्षण में शामिल हो जाएगा तुरंत। सुभाष भगत जी इस लाइन पर तेजी से आगे बढ़ चले। नहीं, ये तो मैंने संगठन का बताया, और वहां मैंने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं जो सरलता से, सहजता से, अपनी सूझबूझ, जो उनकी राजनीतिक समझ है, इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, उनके जितना कोई मुख्यमंत्री रहा नहीं, तो बहुत आसानी से जो सवाल होगा उसका समाधान भी हो जाएगा। ठीक है, आसानी से। एक बार अजय जी का रुख कर लेते हैं, पर्याप्त वक्त दिया रजनीश जी को। अजय जी, आपके यहाँ पार्टी में जैसे मैंने कहा भी कि सवाल ही सवाल हैं, जवाब अभी तक बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा दिखता नहीं है। बहुत सारे सवाल पूछ लेता हूं मैं, जो कुछ आज मंथन हुआ होगा, अभी चल भी रहा है शायद, या फिर होने वाला है, कि कंटिन्यू करेंगे कमलनाथ जी किस पद पर, या दोनों पद पर, या फिर कोई फेरबदल होगा? क्या प्लानिंग, किस तरह की रणनीति है अब, क्योंकि लंबा वक्त 3 साल और इंतजार करना है अभी। देखिए प्रवीण जी, कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की। उसके बाद हमारी सरकार जिस तरह से गिरी वो किसी से छुपा नहीं है। सिंधिया जी जैसे बड़े नेता, अपने साथ 22 विधायक, और ग्वालियर चंबल में तो ब्लॉक, जिला कांग्रेस अध्यक्ष से लेके पार्टी के तमाम बड़े कार्यकर्ता सिंधिया जी से ही जुड़े हुए थे, और अधिकांश पार्टी छोड़ के चले गए। उसके बाद उपचुनाव में जिस तरह से कमलनाथ जी ने पार्टी को नेतृत्व दिया, मैं स्वीकार करता हूं ये प्रदर्शन हमारी उम्मीदों के अनुरूप नहीं है। हम इससे बहुत बेहतर प्रदर्शन और बहुत बेहतर परिणाम की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का संगठन ग्वालियर चंबल में सिंधिया जी के बिना मजबूती से खड़ा हुआ दिखाई दिया। 7 सीटें हम जीत के भी आए, और जो सीटें हम हारे भी हैं वहां भी आज वो प्रदर्शन है जो 2008 या 2003 में कांग्रेस का था, उससे बहुत बेहतर है। इसलिए कमलनाथ जी के नेतृत्व का सवाल नहीं उठता है। कमलनाथ जी ने एक बेहतरीन नेतृत्व दिया है, और कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को भागने नहीं देंगे, जनता के मुद्दे हम उठाएंगे। लेकिन मैं एक चीज जरूर अभी सुन रहा था आपकी स्टोरी में, उमा जी कह रही हैं कि ज्योतिरादित्य जी प्रलय लेके आए। प्रलय नहीं, ज्योतिरादित्य जी भाजपा में गुटबाजी लेके आए हैं, जो कांग्रेस से गई है और अब भाजपा में पहुंच गई है, और इसके परिणाम अब धीरे 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 परत दर परत दिखाई देते जाएंगे। और यही भारतीय जनता पार्टी के कब तक छीका टूटने की आस रखेंगे अजय सिंह यादव जी? एक बार रुक कर लेते हैं दिनेश गुप्ता जी का। आप छीका टूटने का आस रखिए, दिनेश गुप्ता जी का रुक कर लेते हैं। दिनेश जी, ज्यादा बड़े सवाल किधर की तरफ दिखते हैं आपको, क्योंकि प्रोग्राम का नाम भी है, जवाब तो देना होगा, तो ज्यादा बड़े सवाल आने वाले दौर में कहां के लिए? कुछ तो हमने स्क्रीन पर दिखा भी दिए अभी,
और कुछ वो हैं जो भविष्य की गर्त में है, लेकिन हम आप दोनों ही सूंघ पा रहे हैं उसे। सबसे बड़ा सवाल तो कांग्रेस पार्टी के सामने ही है प्रवीण जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपनी समस्याओं से निपटना आता है। कांग्रेस के सामने जो चुनौती है वो है संगठन को तैयार करना, उसे खड़ा करना और उसे 2023 के चुनाव तक के लिए जो है यदि आपको वापसी करना है तो उस मोड में रखना। अब उस मोड में रखने के लिए आपके पास चेहरे की भी आवश्यकता होगी, संसाधन की भी आवश्यकता होगी, बहुत सारी चीजों की होगी। 2003 में जब आप गए थे तो 2018 में वापस लौटे। इतना लंबा फासला ना हो सत्ता में वापसी का, ये बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो आज की तारीख में वो ये उसका जो अगला कदम भी होगा कि कांग्रेस को और कैसे कमजोर किया जाए। उसके सोच में ये नहीं है कि हमें जो है कोई कांग्रेस को संरक्षण देना, कोई भी विरोधी दल होगा वो यही कोशिश करेगा कि उसे कमजोर किया जाए। तो कांग्रेस पार्टी को कई स्थितियों का सामना आने वाले दिनों में करना है और अपने आप को तैयार करना है। भारतीय जनता पार्टी या शिवराज सिंह चौहान, उनकी तो 15 महीने में ही सरकार में वापसी हो गई। वो किसी भी कारण से जनता ने भी उस पर मोहर लगा दी है कि आप सत्ता में बने रहिए। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि मंत्रिमंडल से कोई असंतोष होगा, विधायकों में कोई असंतोष होगा। भारतीय जनता पार्टी जो है इन सब चीजों को मैनेज करना जानती है और वक्त की जहां जैसी जरूरत होगी वो मुझे लगता है कि वो वहां उस तरह से लोगों को एडजस्ट भी करेंगे। ठीक है, एक बार रजनी जी का रुख कर लेते हैं। रजनी जी, इमरती देवी एक बड़ा चर्चित आपके यहाँ का लीडर, मैं कहूँगा नेत्री एक जो है वो बड़ी चर्चित, क्योंकि पूरा चुनाव उन्होंने अपने इर्द गिर्द समेट लिया था एक शब्द को लेकर। वो हार गई, हारने के बाद दुखी हुई। उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत में कहा भी कि लोग पचा नहीं पाए कि वो भाजपा में के टिकट से चुनाव लड़ रही उनके समर्थक, और शायद इस वजह से कुछ जो उनका सेट वोटर है वो थोड़ा दूर हो गया। बहुत खुल के बोलती भी हैं वो, तो उन्होंने बोला। और दूसरा वो कह रही मैं मंत्री तो रहूंगी, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है मंत्री। तो क्या जरिया बनेगा इनके मंत्री बनाने का? देखिए, मंत्री बनाना या नहीं बनाना ये केवल और केवल मुख्यमंत्री का संवैधानिक और विवेक अधिकार है। और मुझे लगता है कि जैसा मैं पहले भी कहा हूं कि उनका राजनीतिक अनुभव, राजनीतिक संवाद करने की उनकी अपनी विशिष्टता है। संगठन के भीतर भी परामर्श करते हैं और बाकी विधायकों से, मंत्रियों से भी परस्पर संवाद करते हैं। तो ये कोई सवाल रहेगा नहीं, जिस प्रकार का सवाल आप उनके इंटरव्यू के आधार पर कह रहे हैं, ये कोई सवाल रहेगा ही नहीं। तो ये बाकी के लोग, जो लोग वहां चले गए, तो अब वो चाहेंगे ना कि भाई ठीक है, हम लोग उस वक्त चूंकि साथ दिया, हमने सरकार बनाने में भूमिका अदा की, भले ही हार गए, पब्लिक ने नकार दिया, लेकिन कहीं ना कहीं तो एडजस्ट कर लो। तो होंगे क्या वो एडजस्ट? जो हैं वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं के बारे में निर्णय करने का भाजपा के अंदर एक पैटर्न है, एक सिस्टम है, पद्धति है, एक परंपरा है, और उस आधार पर निर्णय होंगे। मुझे नहीं लगता कि अलग से कहीं कोई निर्णय करने के लिए अलग कोई व्यवस्था बनाने की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसा होता भी नहीं है। मैंने पहले भी जब परिणाम आए थे उसके पहले भी हमने इस प्रकार की बात उठी थी, तब भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ की रीति नीति तो बहुत अलग है और इसी के कारण भाजपा की अलग पहचान है, पार्टी विद डिफरेंस कही जाती है और लोग जानते मानते हैं। ठीक है, तो अजय जी, आपने रजनी जी की बात सुनी होगी, तो इस उम्मीद में मत रहो आपके बल्लेबाज गलती करेगा। गेंदबाजी सुधार लो अपनी भाई, अगर विकेट लेना है तो। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल आप इस गुंजाइश में मत रहो कि यहाँ झगड़ा होगा, यहाँ गुटबाजी होगी, वहां ऐसा होगा तो कोई छींका टूटेगा। उसको खारिज कर रहे हैं रजनीश अग्रवाल। देखिए प्रवीण जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अब 2 कालखंड हो गए हैं। एक सिंधिया जी के पूर्व की भाजपा और एक सिंधिया जी के बाद की भाजपा। सिंधिया जी के पूर्व की भाजपा वो हो सकती है जो रजनीश जी कह रहे हैं, लेकिन अब सिंधिया जी के बाद की भाजपा, जिसमें अब कांग्रेस में भी 2 कालखंड हो गए। सिंधिया जी के पूर्व की कांग्रेस, मंत्री विधायक के बाद की कांग्रेस।
बिल्कुल सही बात है। मैंने इस बात को पहले ही स्वीकार किया कि सिंधिया जी के बाद हमारी पार्टी में जो रिक्तता हुई उसको कमलनाथ जी के नेतृत्व ने भरा, और परिणाम कहते हैं कि हमारी पार्टी ने मजबूती से चुनाव लड़ा। तो हमने उस चीज को स्वीकार किया कि हमारी पार्टी में रिक्तता आई थी, लेकिन भाजपा में रिक्तता ना आके गुटबाजी पहुंच गई है। आपके 5-5, 6-6 वार्ड के विधायक मंत्री नहीं है, और सिंधिया जी के साथ गए हुए 10-12 ऐसे लोग जो वरिष्ठ भी नहीं है, जो भाजपा में नहीं होता था। चुनाव के पहले उन्हें समझा दिया गया कि कुछ दिन रुक जाइए, चुनाव के बाद हम आपको एडजस्ट कर देंगे। हमें भी जानकारी रहती है भारतीय जनता पार्टी की, ऐसा नहीं है। तो बड़े बड़े नेता उम्मीद कर रहे थे कि इनमें से शायद 6-7 तो उनकी फिक्र में आप क्यों दुबले हो रहे हो भाई? उतनी संख्या में हारे भी नहीं है। देखिए प्रवीण जी, हमारी फिक्र तो है प्रदेश की जनता। हम तो भाजपा से उम्मीद कर रहे हैं कि अपना मैनिफेस्टो भी पूरा करें, और सिंधिया जी जो वायदे हमारे साथ पूरा होते नहीं देख रहे थे, चाहे किसानों के हों। ठीक है, रजनीश जी को जवाब देना चाह रहा है, फिर दिनेश जी का रुख करूंगा। रजनीश जी थोड़ा संक्षेप में। हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। देखिए, एक बात तो ये है कि ये बात सच है कि सिंधिया जी के पहले की भाजपा और उसके बाद की भाजपा, ये अंतर तो आएगा, क्योंकि सिंधिया जी के आने के बाद में बड़ा जनाधार कांग्रेस से खिसक के भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, अनुशासन, मर्यादा, परंपराएं, शैली बदल जाएंगी, ऐसा कभी किसी भी कालखंड में, किसी प्रदेश में भी, किसी क्षेत्र में भी, किसी नेता के कारण भी भूतो न भविष्यति। ठीक है, दिनेश जी का रुख कर लेते हैं। दिनेश जी, उमा जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत, ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रलयकारी थे पहले हमारे लिए भी, अब कांग्रेस के लिए, ज्यादा क्रेडिट उधर जाने की वजह क्या देखते हो आप? नहीं, देखिए, उनका जो हमने देखा था कि जब वो भोपाल आए थे तो उमा जी से मिलने भी गए थे, तो जो स्नेह का रिश्ता होता है, और उन्होंने, उमा जी कोई वो ऐसा नहीं है, सीनियर लीडर है, और उन्होंने यदि उसको एनालाइज किया है कि एक सरकार जो है 5 साल के लिए जो पार्टी विपक्ष में बैठने वाली थी, वो यदि 15 महीने में वापस सत्ता में आ जाती है, तो उसका बड़ा कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया है। और इस सच को स्वीकार करने का मादा हर किसी नेता में नहीं होता कि हाँ, हम उनके कारण सरकार में हैं। आप उसे कोई भी नाम दे सकते हो, भूकंप दे सकते हो, प्रलय दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा था कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैंपेन सिंधिया के खिलाफ ही था कि माफ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज। तो कहीं ना कहीं जो सिंधिया का चेहरा था, तो वो भारतीय जनता, हाँ हमारा नेता शिवराज, ये इस तरह का कैंपेन था, तो उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिला था। भले ही कांग्रेस कभी स्वीकार नहीं करती, आज सबसे ज्यादा कांग्रेस की चिंता सिंधिया जी को लेकर है। तो ये जो परिवर्तन आया है, और भारतीय जनता पार्टी के हर नेता इसको स्वीकार भी करते हैं कि हम तो 5 साल की तैयारी कर रहे थे, लेकिन 15 महीने में आ गए, ये जो है इसके पीछे सिंधिया के लोगों के कारण है। शब्द कुछ भी हो सकते हैं, भाव कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इस सच को नकारा नहीं जा सकता प्रवीण जी। ठीक है, रजनी जी, क्या बड़ा आपको लगता है कि आने वाले दौर में, क्योंकि बहुत सारे कमिटमेंट शिवराज जी ने कर लिए, लोगों ने उसे रिकॉग्नाइज भी किया। मैं सुहासरा का जिक्र जरूर करूंगा, जहां वो घुटनों के बल बैठ गए थे मंच पे जनता के सामने, और भारी मतों से जनता ने जिता दिया। मतलब जनता ने उसको उनके झुकने को रिस्पेक्ट किया, तो रिस्पेक्ट करके वोट तो दे दिया, लेकिन जो जो बोल दिया वो भी तो करना पड़ेगा जल्दी में। करके दिखाएंगे ना, करके दिखाएंगे। और मैं कई बार कहता हूं कि हम कुकर मुत्ते की तरह चुनाव के लिए बनी राजनीतिक पार्टी नहीं है। हम सतत सातत्य भावना से चलने वाली राजनीतिक पार्टी हैं, और हमने सिद्ध किया है। उन्हीं शिवराज सिंह चौहान जी ने बतौर मुख्यमंत्री सिद्ध किया कठिन से कठिन काम। दिग्विजय सिंह जी हाथ खड़े करके रवाना हो चुके थे, नर्मदा जी को छिपरा जी में मिलाने का काम किया, पानी डाला। तो तमाम ऐसे काम जो 24 घंटे बिजली का काम, कहते थे मध्य प्रदेश में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन आज अब हम और आप बताते हैं कि अगर बीच में बिजली गुल हो जाती है तो उसको देखते हैं किस कारण से गई। क्योंकि बिजली की सतत आपूर्ति करने वाले 2,30,000 किलोमीटर का यहाँ मध्य प्रदेश में रोड नेटवर्क, मेटल रोड नेटवर्क, और ये हम नहीं कह रहे, कमलनाथ जी स्वीकार कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये शिवराज जी ने तो किया ना, तो अब आने वाले समय में जो 28 विधानसभाओं में भी जनता से वादे किए पूरे करेंगे, 100% करेंगे। अभी क्या लाइन ऑफ एक्शन रहेगा अजय सिंह यादव जी कांग्रेस का? क्या मतलब केवल देखेंगे वेट एंड वॉच वाले भाव में,
या फिर संगठन को दोबारा से जिंदा करेंगे? क्योंकि लड़ेंगे, ये आपस में अक्सर जो भी सियासी समझ रखने वाला व्यक्ति है वो तुलना कर रहा है इस बात को लेकर कि बीजेपी के संगठन की तुलना में कांग्रेस का संगठन तो बहुत कमजोर है। देखिए प्रवीण जी, आपस में लड़ेंगे और जो छींका की बात हो रही वो तो दिग्विजय सिंह जी जुगाड़ में है। विधानसभा चुनाव में अगर आप देखें तो हमारी पार्टी में किसी तरह का कोई सैबोटेज नहीं हुआ। किसी उम्मीदवार ने कहीं आपसी शिकायत नहीं करी कि कहीं कार्यकर्ताओं ने आपसी विवाद या विरोध किया हो। तो ये कांग्रेस पार्टी का बदलता हुआ चेहरा है। अब परिणाम जो भी है वो हमें स्वीकार है। मध्य प्रदेश में 96 विधायकों के साथ एक मजबूत विपक्ष है कांग्रेस का। विधानसभा से लेके प्रवीण जी कुछ जगहों पे पार्टी में एक रिक्तता थी, उसके बाद हम मजबूती के साथ वापसी कर पाए और आने वाला समय भी बहुत दूर नहीं है। 2-3 साल निकलने में समय नहीं लगेगा। पार्टी का कार्यकर्ता निराश नहीं हुआ है। आज हो सकता है कुछ समय के लिए हमें वो सफलता नहीं मिली, लेकिन कार्यकर्ता फिर जुटेगा। कमलनाथ जी ने अच्छा नेतृत्व दिया है और कमलनाथ जी आगे भी पार्टी को नेतृत्व देंगे और पार्टी की वापसी फिर से होगी। दिनेश जी, जैसे कल एक ट्वीट था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिसने सारी पिक्चर क्लियर कर दी। उन्होंने कहा कि शिवराज जी की अगुवाई में, मैं शब्द से शायद नहीं पढ़ पाऊं यहाँ पर, रंजी एक मिनट में आया, शिवराज जी की अगुवाई में शायद नहीं पढ़ पाया मैं शब्द क्या था, लेकिन भाव यही था कि कंटिन्यू करेंगे शिवराज जी आगे भी। तो सारे उन्होंने शंका कुशंका मिटा दी बीजेपी की तरफ से। अब कांग्रेस की तरफ कोई शंका कुशंका आप देखते हो लीडरशिप को लेके दिनेश जी? नहीं, देखिए मैंने आपको कहा था कि कांग्रेस के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। भारतीय जनता पार्टी में क्या ट्वीट है, किस तरह के किस संदर्भ में है, वो उनके यहाँ बहुत व्यापक परिप्रेक्ष्य में होता है। और कांग्रेस पार्टी में अभी जो मध्य प्रदेश में स्थिति है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये कि कमलनाथ के बाद कौन, जब इस सवाल का जवाब मिल जाएगा तब तो कोई नया नेतृत्व आएगा। कांग्रेस ही पहले इसी बात पर एकमत हो जाए कि हमको लीडर ऑफ अपोजिशन किसको रखना है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष इस बात किसको रखना है। जब तक ये पहेली नहीं सुलझेगी कांग्रेस में, तब आगे की जो लड़ाई है या बदलना क्यों जरूरी दिखता है आपको? उसके बाद ही नहीं, देखिए बदलना ना बदलना ये जो बात है वो बात हमेशा आ जाती है कि जो वोटर, युवा वोटर की बात आती है, पीढ़ी की बात आती है कि एक नेतृत्व जो 4.5 दशक से चला आ रहा है, जो चेहरे 4.5 दशक से चले आ रहे हैं और कई मौकों पर आजमाए जा चुके हैं। वो तो 2018 का चुनाव था जो भाग्य से, कांग्रेस के भाग्य से सरकार बन गई थी या कमलनाथ के भाग्य से बन गई थी। रजनीत जी कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन माफी, वक्त से ज्यादा चर्चा की इजाजत देता नहीं, माफी चाहूंगा मैं रजनीत जी से। तीनों मेहमानों का यहीं पर शुक्रिया हमको अदा करना पड़ेगा, लेकिन ये बात तय है जो हमने आज चर्चा की वो सवालों पर की कि किसके सामने बड़े बड़े सवाल हैं, लेकिन सवाल सत्ता पक्ष के सामने भी बहुत बड़े हैं, क्योंकि कमिटमेंट किया लोगों से, लोग नज़र भी रखेंगे और नज़र रखने से ज़्यादा उम्मीद रखेंगे, क्योंकि एक बड़ी बात है जितने भारी मतों से जिताया उसने ये झलकाया कि शिवराज पर भरोसा है और उस भरोसे पर कायम होन रहना ये भी एक बड़ी चुनौती का काम होगा। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।